गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की आर्टिकल द हिंदू की आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बेसिकली जो फोकस की जाएगी रीडिंग पार्ट पे, वोकैब्स पार्ट पे एंड ग्रामर वाले पार्ट पे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। टाइम टू पुश बैक, समय आ गया है विरोध करने का। ठीक है, द यूएस हैज बीन एम्बोल्डन टू मेक इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑन इंडिया। तो इंडिया के ऊपर जो बढ़ती हुई डिमांड है ना, उसको बनाने में यूएस जो है ना, वह एक बोल्ड बना हुआ है। इट मीन्स इंडिया के ऊपर काफ़ी डिमांड की जाती है यूएस की तरफ से, जो भी डिमांड किए गए हैं ना, तो इंडिया ने उसको फुलफ़िल किया है। इस वजह से यूएस को एक अ, जो कॉन्फिडेंस आई है ना, उसी को क्या बोलते हैं ना, इम्बोल्डन बोलते हैं, है ना? उसी को बोल्ड बोलते हैं। तो एक कॉन्फिडेंस आ गया है कि उसको इंडिया को तो मानना ही है। इस तरह से ये टाइटल है। आगे बढ़ते हैं। द लेटेस्ट एक्विजिशन लेबल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट इंडिया। हाल में ही जो आरोप लगाई गई है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा इंडिया के अगेंस्ट में, हैज द पोटेंशियल टू बी द मोस्ट हार्मफुल टू द इंडियन इकोनॉमी। तो ये संभावना है, ऐसी ये संभावना है कि वो बहुत ही क्या होगी, हार्मफुल होगी। किसके कंटेक्स्ट में? तो इंडियन इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में। तो कुछ अभी आरोप लगाए गए हैं यूएस के द्वारा, जिससे ऐसा लगता है कि इंडिया को इससे बहुत बड़ी क्षति होने वाली है या उसके लिए बहुत हार्मफुल है। A recent White House report naming around 40 countries in all has said that India ranks among the top enablers of China's invasion of US tariff. तो हाल में ही एक व्हाइट हाउस की रिपोर्ट आई है जिसमें 40 कंट्री का नाम दे रखा है ना? तो ये रिपोर्ट जो है वह क्या कहती है, क्या कही है कि इंडिया जो है ना, वो टॉप में आती है ना? रैंक अमंग द टॉप लिस्ट में आती है। किस चीज़ में? इनेबलर्स के रूप में, सहयोग देने के रूप में। किस चीज़ में? तो चाइना के जो इन्वेजन होते हैं ना, किस चीज़ का? तो यूएस के टैरिफ का। मतलब यूएस के टैरिफ जो चाइना के ऊपर लगते हैं ना, उसमें चाइना जो है, चाइना का बच निकलना, है ना? किस वजह से हुआ है? तो इनेबलर की वजह से हुआ है। और इनेबलर कौन-कौन है? तो 40 कंट्री है और 40 कंट्री में टॉप पे कौन है? तो इंडिया है। ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया जो चाइना यूएस के टैरिफ से बच निकल रहा है, उसके पीछे सहयोगी करने वाला कौन है? तो टॉप 40 कंट्री है, जिसमें से इंडिया जो आती है टॉप नंबर पे है। ऐसा बोला जा रहा है। द एक्विजिशन इज दैट, एक्विजिशन यह है, आरोप यह है, इंडिया एंड दीज अदर कंट्रीज आर importing Chinese goods, making minor modification to them, and then exporting to the US at lower tariff than what Chinese goods would have been faced। तो इसमें क्या आरोप क्या लगाई जा रही है? आरोप यह है कि इंडिया और भी सारे जो कंट्री है, वो क्या करती है ना, चाइनीज गुड्स को खरीदती है, थोड़ी बहुत उसमें मॉडिफिकेशन करती है, उसमें थोड़ी चेंज लेकर के आती है और उसको एक्सपोर्ट कर देती है यूएस के अंदर में, लोअर प्राइस पे, लोअर टैरिफ पे कर देती है। जो कि वो टैरिफ जो कि चाइना जो है ना, उसको फेस करना होता है। मतलब तुलना में मैंने इस कंपैरिज़न यहाँ पे कर दिया कि चाइना जो, जिसको चाइना को जो पे करनी पड़ती है टैरिफ, उसकी तुलना में देख उससे कंपेयर करें तो लोअर टैरिफ में क्या करती है ना, चाइना के ही जो सामान होते हैं, गुड्स होते हैं ना, उसको यूएस में एक्सपोर्ट कर देती है। यही इस तरह से एक्विजिशन लगाई गई है। आगे बढ़ते हैं। द फैक्ट यह है कि चाइनीज इंपोर्ट्स फ्रॉम अ सिग्निफिकेंट पिलर ऑफ इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट सीक्रेट। तो इंडिया कंटेक्स्ट में ये बता रहा है कि फैक्ट वाली बात ये है, तथ्य वाली बात ये है कि चाइनीज गुड्स होते हैं ना, वो कहीं न कहीं एक इम्पोर्टेंट पिलर मानी जाती है इंडियन एक मैन्युफैक्चरिंग की। इस बात से कोई परे नहीं है, इस बात को छुपाने वाली बात नहीं है। तो फाइनली हम पहला पैसेज पढ़ लिए। इसमें क्या-क्या बोला गया कि अभी हाल में ही जो यूनाइटेड स्टेट्स है ना, वो एलिगेशंस लगाई गई है इंडिया के ऊपर, जिस वजह से क्या हुआ, ऐसा लगता है कि इंडियन इकोनॉमी को काफ़ी इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अभी एक व्हाइट हाउस रिपोर्ट आई है जिसमें 40 अ, 40 जो 40 कंट्रीज है उनका नाम दिया गया है और उसमें बताया गया है कि इंडिया जो है वो इसमें टॉप लिस्ट में आती है। किस चीज़ में? तो चाइना का जो टैरिफ से बच निकलना है ना, उसको सपोर्ट करने में इंडिया टॉप लिस्ट में आती है। और किस तरह की एलिगेशन लगाई गई है कि ये सारे जो 40 कंट्री है या इंडिया है, वो क्या करती है, चाइनीज़ को गुड्स को खरीदती है, उसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन करती है और देन क्या करती है ना, एक्सपोर्ट कर देती है लोअर टैरिफ पे। कहाँ पे? तो यूएस के मार्केट में। इस तरह से, जबकि एक्चुअल में उस गुड्स के लिए जो चाइना को हायर टैरिफ पे करने होते हैं। ठीक है? हालाँकि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी बोला गया कि इंडिया जो है वो चाइनीज़ गुड्स को इसलिए खरीदती है क्योंकि मानी जाती है कि चाइना का गुड खरीदना उसके लिए एक बहुत बड़ा, एक तरह से इम्पोर्टेंट पिलर मानी जाती है इंडियन इकोनॉमी के लिए। ठीक है? इस बात से सारे लोग जानते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
हमने पहला पार्ट में तो रीडिंग पार्ट कर लिया, अब इसमें थोड़ी ग्रामर पार्ट देखते हैं, इसके सब्जेक्ट वर्ब ढूँढने की कोशिश करते हैं, हम थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं, ये सभी बात करते हैं इस वाले में। द लेटेस्ट ये तो पता ही है, ये सुपरलेटिव डिग्री है, उसके पहले द लगाते हैं, ठीक है। एक्विजिशन ये तो पता ही है, एक्विजिशन द लेटेस्ट एक्विजिशन, और यहाँ से जो लेवल V3 से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक की बात करें, दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ये हमेशा अपने बगल वाले के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। तो क्या बोला गया, एक्विजिशन, और किस किस तरह का एक्विजिशन, जो कि लगाई गई है यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, हैज, और इसके लिए यहाँ से यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हो गया। अब फाइनली इसका इस एक्विजिशन का जो वर्ब आया हैज यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब। इसके बाद आते हैं यहाँ पे द मोस्ट हार्मफुल, ये तो पता ही है, सुपरलेटिव डिग्री, यदि एडजेक्टिव के साथ लगाते हैं तो द मोर लगाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, तो रिसेंट, अभी हाल में ही व्हाइट हाउस रिपोर्ट आई, ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र किए, देन यहाँ से फिर क्या हुआ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया कि इस रिपोर्ट के बारे में बात कर रही है कि ये रिपोर्ट ना 40 कंट्री की है ना। और उसके बाद हमने हैज का इस्तेमाल किया, और हैज प्लस ये सेड, ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो ये जो हैज लगी ना, ये रिपोर्ट के लिए लगाई गई है। आगे बात करते हैं, इंडिया एमोंग की बात करते हैं, एमोंग बिटवीन दो लोगों के बीच की बात होती है, जबकि एमोंग दो से अधिक लोगों की बात करती है। तो यहाँ पे बहुत सारे इनेबलर्स हैं, 40 इनेबलर्स की बात हो रही थी, उसमें से इंडिया की बात हो रही थी, इसलिए हम लोग एमोंग का इस्तेमाल किया। इसके अलावा ए पोस्ट ऑफिस इसके बाद क्या होता है ना, दोनों तरफ नाउन आते हैं, ठीक है। ये रहा, इन्वेजन नाउन था और चाइना भी नाउन था, ठीक है। इसको बोलते हैं चाइना का एक तरह से बच निकलना, ठीक है, यूएस के टैरिफ से। इसके अलावा क्या हुआ, अदर के साथ यदि काउंटेबल नाउन होते हैं तो वैसे केस में हम प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल करते हैं नाउन, ठीक है। और यहाँ बात करें, इसके टेंस की बात करें, तो क्या हुआ कि अदर कंट्रीज आर इम्पोर्टिंग, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, ठीक है, आईएनजी वाले फॉर्म। इसके अलावा यहाँ पे क्या हुआ कि ये कॉमा के बाद आईएनजी से इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो क्या-क्या होता है कि अभी जस्ट हम क्या देखें कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो आती है, पहली तो V3 से स्टार्ट होती है ना? V3 का इस्तेमाल करते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दूसरा होता है कॉमा के बाद आप आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, है ना? कॉमा देकर के आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि और भी थोड़ी डिटेल करने के लिए, इन्फॉर्मेशन देने के लिए कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके अलावा यहाँ भी देखिए, उसी तरह से हमने किया है कि इसका इन्फॉर्मेशन देना होता था, तो हम लोग आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल कर लिए, कि नेमिंग अराउंड। तो हम बोल सकते हैं कि जब भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन शुरू करते हैं, तो हम लोग V3 का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? और आईएनजी फॉर्म वाले वर्ब आईएनजी फॉर्म वाले इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा और भी क्या देखना है इसमें? अ, ठीक है? इसके अलावा यहाँ भी देखते हैं द फैक्ट, ये फैक्ट रहा, फैक्ट, ये ठीक है? फैक्ट के बाद क्या हुआ कि फिर यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमने दैट का इस्तेमाल किया। दैट चाइनीज़ इम्पोर्ट्स फॉर्म, ये चाइनीज़ इम्पोर्ट्स रहा, इसके लिए वर्ब ये रहा है, फॉर्म। एक सिग्निफिकेंट तो पता ही है, ये एक तरह से एडजेक्टिव है, पिलर नाउन में आता है, और ये तो पता ही है प्रीपोजिशंस और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग। तो यहाँ तक की बात कीजिए तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन। तो फैक्ट के लिए क्या हुआ कि ये इज़ नॉट सीक्रेट, तो फैक्ट ये है कि ये छुपी हुई बात नहीं है, हट दी जाती है। अब कौन सी फैक्ट, तो ये फैक्ट ये है कि चाइना का जो इम्पोर्ट्स है ना, वो मानी जाती है इंडियन मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इम्पोर्टेंट पिलर मानी जाती है, इस बात से, ठीक है? तो इस फैक्ट के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है। तो फाइनली हम देखें क्या, इस वाले हमने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात की, ठीक है? उसके सब्जेक्ट के बारे में बात की, वर्ब के बारे में बात किया गया है। इसके अलावा और भी जानते हैं कि यूएस के पहले हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, पर यूएस जब एक कंट्री के बारे में कंट्री के बारे में इंडिकेट करती है, तब लगाते हैं। जैसे देखते हैं, यहाँ पे यूएस है ना, यूएस यहाँ पे यूएस एक तरह से एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, इसलिए इससे पहले द नहीं लगाया। यदि यूएस अगर किसी कंट्री को दिखाता, तो वैसे केस में हम लोग द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है? जब कंट्री को शो करता है। इसके अलावा और क्वेश्चन जान लेते हैं? नहीं, आगे बढ़ते हैं। इट फिर भी द नेचर ऑफ दिस इम्पोर्ट्स इज स्लोली चेंजिंग, लेकिन जो इंडिया का जिस तरह से चाइना की तरफ से इम्पोर्ट करना है ना, तो वो जो नेचर है ना, वो अब धीरे धीरे स्लो चेंज होती जा रही है। इंडिया इज ग्रेजुअली, इंडिया जो है वह धीरे धीरे मूविंग अवे, वह दूर होती जा रही है किस चीज से, तो इम्पोर्टिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, मतलब बना बनाया हुआ जो माल है ना, उससे इम्पोर्ट करने से अब इंडिया जो है धीरे धीरे ना वो मूव करती जा रही है ना, दूर होती जा रही है। मेकिंग कॉस्मेटिक चेंजेस, जो पहले कॉस्मेटिक चेंज करती थी, वो इस तरह की जो उसको रवैया बोलते हैं ना, अपना करके ना, जो वो फिर उसको थोड़ी बहुत चेंज करके और वो दूसरे मार्केट में बेचती थी। तो इससे थोड़ी वो दूरी बनाई जा रही है ना? सेलिंग देम, और उसको सेल करती थी। तो इस तरह से अब ये थोड़ी इसमें मॉडिफिकेशन देखने को मिल रहा है। इंस्टेड इसके बदले में क्या कर रही है वो? द शेयर ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स इन इंडियन इम्पोर्ट्स फ्रॉम चाइना हैज़ बीन स्टेडली राइजिंग। अब क्या हुआ, इंटरमीडिएट गुड्स मीन्स क्या होता है? जैसे कि बात करते हैं रॉ मटेरियल्स को बोल सकते हैं। मतलब वो मटेरियल जो पूरी तरीके से नहीं बना हुआ है ना? तो वो मटेरियल्स को अब
उसके शेयर को, है ना, उस मटेरियल्स को इंडियन इंपोर्ट्स के अंदर में इंडियन इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना। तो चाइना से जो अब सामान खरीदे जा रहे हैं ना, वो रॉ मटेरियल्स खरीदे जा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से बनाया हुआ नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो पार्शियली मेड है। तो वो सारे उसके जो शेयर है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं धीरे-धीरे, ऐसा बोला जा रहा है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंडिया जो पहले चाइना से बनाया हुआ माल खरीदता था, अब वो नहीं खरीदने वाला है। अब क्या कर रही है, वहाँ से रॉ मटेरियल मँगा रही है, ठीक है? रॉ मटेरियल अपने यहाँ बना रहे वक़्त उसके शेयर्स को ना रॉ मटेरियल्स वहाँ से मँगवा रही है और उसी को क्या करेगी, वो आगे बोला जा रहा है दैट इज़ इंडिया इज़ डूइंग मच ऑफ ओन असेंबली एंड मैन्युफैक्चरिंग इन सेवरल सेक्टर्स नाउ। अब क्या कर रही है इंडिया, उन सारे रॉ मटेरियल्स को मँगवा रही है और उसका असेंबल कर रही है। मतलब रॉ मटेरियल्स को लेकर के अपने यहाँ करके उसको फिट करके फिर उसको फिट कर रही है और मैन्युफैक्चरिंग कर रही है अदर सेक्टर के अंदर में। जो सिंपल सी बात क्या है कि चाइना से रॉ मटेरियल लेकर के आ रही है और यहाँ पे उसको इसको उसको फिक्स करके, उसको असेंबल करके फाइनली उस प्रोडक्ट्स को बाहर दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है, ऐसा बोला जा रहा है। रिलाइंग ऑन चाइना एंड अदर कंट्रीज फॉर द पार्ट्स नीडेड। अब इसके लिए ये जो इंटरमीडिएट्स जो गुड्स हैं, जो अधूरा भी पूरी तरीके से बना हुआ नहीं है, उस गुड्स को कंप्लीट करने के लिए इंडिया को रिलाई होना पड़ रहा है। मतलब एक तरह से डिपेंड होनी पड़ रही है चाइना के ऊपर या अदर कंट्री के ऊपर, ताकि उसके पार्ट्स मिल सके इस तरह से जो रिक्वायर्ड है। दिस शिफ्ट इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड फुल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर में पूरी फुल स्केल पे, है ना, मैन्युफैक्चरिंग के लिए ना इस तरह का शिफ्ट होना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है? The US has not been announced punitive action based on its assessments of apparent Chinese tariff invasion। तो ऊपरी तौर पर जो चाइनीज टैरिफ का इन्वेजन हो रहा था, मतलब चाइना जो था यूएस के टैरिफ से बच रहा था, उसके असेसमेंट पे, उसके मूल्यांकन के आधार पर अभी तक यूएस ना किसी तरह का एक प्यूनिटिव एक्शन, मतलब दंड देने वाला एक्शन जो है अभी तक नहीं लिया है। दो हालांकि द इवेंचुअली इज कंसीविएबल, है ना, इवेंचुअलिटी इज कंसीवेबल। हालांकि इस तरह की जो घटना है ना, वो कल्पना की जाती है कि फ्यूचर में हो सकती है। कंसीविएबल का मतलब एक तरह से इमेजिन कर पाना कि ये फ्यूचर में होने वाली है। हाउएवर, हालांकि शुड इट डू सो, यदि ऐसा वो करता है ना, यदि यूएस गवर्नमेंट ऐसा करता है, तो इंडिया मस्ट रेसिस्ट गोइंग टू यूएस प्रेशर ऑन दिस इशू। तो इंडिया के ऊपर इस इशू को लेकर के जो प्रेशर बनाई जा रही है यूएस की तरफ से, तो उसको उसकी तरफ जो गोइंग टू, मतलब जो झुकने की, है ना, आदत है इंडिया को पहले स्टार्टिंग से ही, तो उसको कहीं ना कहीं रेसिस्ट करना चाहिए, है ना, उसको रोकना चाहिए। यार हम नहीं, अब रेसिस्ट अब बहुत हो गई। अब क्या करेंगे ना, अब तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, तुम जो भी करते हो ना, एक तरह से जो हम हर बार हम मेरे ऊपर जो प्रेशर डालते हो ना, है ना, झुकने के लिए मजबूर करते हो ना, उसको नहीं होना चाहिए, इस तरह से बोला जा रहा है। एज इवन, यहाँ तक की बात करें, गवर्नमेंट ने इस बात को स्वीकार भी कर रखा है कि चाइनीज इंपोर्ट्स राइट नाउ आर इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ द मेक इन इंडिया स्टोरी। तो हमने जो भी मेक इन इंडिया स्टोरी जो चला रखी है, मेक इन इंडिया बोलते हैं ना, हर प्रोडक्ट मेक इन इंडिया की है ना, हम जो लेबल लगाते हैं मेक इन इंडिया, इसके लिए ना यह काफी जरूरी है कि चाइना का इंपोर्ट्स होता रहे। ऐसा बोला जा रहा है कि चाइना इंपोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट, मतलब महत्वपूर्ण पार्ट मानी जाती है मेक इन स्टोरी के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले पार्ट में बात करें, द नेचर यहाँ पे था, नेचर के बाद फिर यहाँ पे प्रीपोजिशन आ गया, और प्रीपोजिशन से लेकर के यहाँ तक की बात करें, जैसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से नेचर के लिए इज का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, स्लोवली है, एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है, चेंजिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इंडिया इज ग्रेजुअली मूविंग अवे, यहाँ भी देखते हैं मूविंग अवे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और ग्रेजुअली जो है एक तरह से एडवर्ब का इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसके अलावा जब भी हम प्रीपोजिशन के बाद वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो आईएनजी फॉर्म में आती है ना, इंपोर्ट करते हुए, इस तरह का मतलब निकलता है। इसके बाद फिनिश्ड यहाँ के प्रोडक्ट्स के लिए एडजेक्टिव के रूप में भूमिका निभा रहा है। ठीक है, रोल अदा कर रहा है। इसके अलावा मेकिंग की बात करते हैं तो मेकिंग भी कॉमा के साथ जानते हैं कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, तो मेकिंग का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अलावा इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बात करें, वे सारे गुड्स जो कि पार्शियली बने होते हैं, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होते, उसके बारे में बात की गई है। ठीक है, स्टीडली मतलब कंटिन्यूअस, लगातार, ऐसा बोल सकते हैं। और राइजिंग, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल हुआ है, हैज, हैव बीन, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इसके अलावा असेंबली का मतलब होता है कोई चीज को असेंबल करना, मतलब कोई पार्ट्स को लेकर के फिर उसको माने तो जोड़कर एक प्रोडक्ट को तैयार करना। ठीक है, सेवरल के साथ जो आते हैं नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में आते हैं, ये वाले ध्यान रखने हैं। इसके अलावा रिलाइंग ऑन,
मतलब डिपेंड होना, रिलाई के साथ ऑन का इस्तेमाल होता है, डिपेंड के साथ ऑन का इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा प्यूनिटिव का मतलब हो जाता है वोकैब्स पार्ट वाले, तो प्यूनिटी का मतलब क्या होता है, दंड, किसी को दंड देने वाला, है ना, दंड देना इस तरह से। इसके अलावा और भी बात करें, इवेंचुअलिटी तो पता ही है, मतलब जो भी घटना घटने वाली है, और कंसीविएबल का मतलब फ्यूचर को कल्पना करते हुए, इस तरह से। हाउएवर जो होते हैं कंट्रास्ट से कनेक्टेड होते हैं, ऊपर हमने पॉजिटिव बात करी तो बाद में नेगेटिव बात करते हैं, इस तरह से, या ऊपर नेगेटिव करें तो बाद में पॉजिटिव करते हैं, इस तरह से होती है। गोइंग टू का मतलब क्या होना कि झुक जाना किसी की तरफ, और यहाँ पे मॉडल वर्ब का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद V1 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, इस तरह से है ये। इसके अलावा यूएस या प्रेशर की बात करें तो यूएस यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में इस्तेमाल हुआ, इसलिए इससे पहले द नहीं लगेगा, और प्रेशर तो नाउन है ही, ठीक है। इवन एज का मतलब जहाँ तक की बात करें, यहाँ तक की बात करें, इस तरह से इसका मतलब निकलता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। द फियर ऑफ इंडिया, इंडिया का जो डर है ना, गोइंग टू यूएस प्रेशर, कि यूएस प्रेशर की तरफ झुक जाने की ना, वो किस पे आधारित है, प्रेसिडेंट के ऊपर आधारित है। मतलब प्रेसिडेंट का मतलब बहुत सारे ऐसे पहले घटना हो चुकी है जिसमें इंडिया को देखा गया है कि यूएस के जो भी सारे मांग होते हैं ना, उसके तरफ इंडिया को झुकना पड़ता है, तो इसके आधार पर ये डर पैदा हो रही है। इन हिज फर्स्ट टर्म एज अ यूएस प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रंप रैलिड अगेंस्ट इंडिया। जब वो पहला फर्स्ट टर्म जब प्रेसिडेंट बना था यूएस का, तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किए थे, वो रैलिड किए थे, काफी क्रिटिसाइज किए थे इंडिया के अगेंस्ट में। वो किसके, इंडिया के जो टैरिफ के अगेंस्ट में काफी क्रिटिसाइज किया था, किसको लेकर के, तो हाई एंड मोटरसाइकिल्स को लेकर के। तो यूएस के हाई जो एंड मतलब काफी कॉस्टियर जो था, वो मोटरसाइकिल्स को लेकर के ऊपर टैरिफ लगाई जा रही थी, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया था। इन 2018 2018 की बात करें तो इंडिया ने इन सारे टैरिफ को कट करके 50% कर दिया, जो कि पहले कितना था, वो 60 से 75% था। एंड देन फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कट किया, फर्दर 40% तक ले गया फरवरी 2025 तक। बिफोर ट्रेड डील टॉक्स हैड बीन स्टार्टेड, मतलब ट्रेड डील होने वाले थे इंडिया और यूएस के बीच में, उससे उसको स्टार्ट करने से पहले उन्होंने 40% तक कर दिया उस हाई इन मोटरसाइकिल्स के ऊपर। सिमिलरली उसी तरीके से उन्होंने कट किया, इंडिया ने कट कर दिया इम्पोर्ट्स को, ड्यूटीज को ऑन किसके ऊपर, तो श्रिम्प फीड। श्रिम्प फीड का मतलब होता है कि वो झींगे वाली जो चारा होती है ना, झींगे मछली की जो चारे देते हैं, उसकी बारे में बात करें तो उस पे जो ड्यूटी लगती थी ना, उसको भी उन्होंने कट कर दिया, इंडिया ने कट कर दिया। एंड इससे कंपोनेंट्स पे भी, उसके कुछ कंपोनेंट्स थे उसके पे भी उन्होंने कम किया इन फरवरी 2024 के बजट। की आस्क ऑफ इंडिया यूएस, जो कि एक महत्वपूर्ण डिमांड थी यूएस की, ठीक है। इट डिड द सेम, और उन्होंने सेम किसके साथ किया, जो टैरिफ्स लगाई जाती थी फ्रोजन डक एंड टर्की के ऊपर, उस पे भी उन्होंने टैरिफ को कम कर दिया जब यूएस ने डिमांड किया। द प्रेशर ऑफ 50% punitive tariffs pushed India to diversify away from Russian oil। और क्या हुआ कि अभी हाल में क्या देखा गया कि 50% की जो टैरिफ लगाई गई थी यूएस के इंडिया के ऊपर, कि इस 50% की जो टैरिफ थे ना, उसने इंडिया को ये मजबूर कर दिया कि वो डाइवर्सिफाई करे, वो डाइवर्सिफाई अवे मतलब रशियन ऑयल को ना खरीदे, वो किसी और की तरफ जाए, किसी और मार्केट की तरफ मूव करे, है ना। तो इसके लिए मजबूर कर दिया, डिस्पाइट, इसके बावजूद, किसके बावजूद, तो इंडिया का स्टाइडेंट क्लेम्स, इंडिया का एक तरह से सख्त वाली जो दावा है, वो किस चीज की, एनर्जी सॉवरेनिटी की और उसके डिस्काउंट की, इट वाज रिसीविंग, जो उसको मिल रही थी। तो क्या हुआ कि इंडिया को यह दावा करता है कि वो क्या करने का, वो एनर्जी सॉवरेनिटी का मतलब होना एक तरह से इंडिपेंडेंस होना, है ना। हमारे पास इंडिपेंडेंस है, हम कोई भी डिसीजन खुद को लेते हैं, किसी के दबाव में नहीं लेते हैं, इस तरह के इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर में, है ना, एक तरह से इंडिपेंडेंस है। तो इंडिया ये दावा करती है कि हम एक तरह से इंडिपेंडेंट है ना। इंडिपेंडेंट किस चीज को लेकर के हैं, कि हम कोई भी एनर्जी के मामले में किससे हमको ऑयल खरीदनी है ना, किससे नहीं खरीदनी है, ये खुद के ऊपर हम डिसीजन लेते हैं, हम किसी के दबाव में नहीं आते। इसके होने के बावजूद भी क्या हुआ, इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ लगाई गई, तो इंडिया ने क्या कर दिया, रशियन ऑयल से जो है वो अपना तेल खरीदना बंद कर दिया। तो ये वाली कंट्रास्ट वाली बात हो रही है। डिस्पाइट के बारे में बात करें तो डिस्पाइट एक तरह से कंट्रास्ट से कनेक्टेड है, जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को करता है, ठीक है। एक तरफ बात कर रहा है कि इंडिया जो है के पास खुद का कॉन्फिडेंस, खुद इंडिपेंडेंट है इस एनर्जी प्रोडक्ट्स को खरीदने में। दूसरी तरफ ये बताना चाह रही है कि इंडिया जो है अभी रशिया के ऑयल्स को नहीं खरीद रही है, क्योंकि यूएस ने इसके ऊपर दबाव डाला है, ठीक है। रसिया का जो शेयर है इंडियन ऑयल इंपोर्ट्स के अंदर में, वो लगभग 20% चला गया जनवरी 2026 में, जो कि लगभग डबल है ना, नियरली डबल दैट व्हेन द 50% टैरिफ्स वेर इम्पोज्ड 6 मंथ अर्लियर। तो क्या हुआ कि जिस समय से 6 मंथ पहले की बात करें, तो उस समय जो इम्पोर्ट्स होती थी उसका डबल हुआ करती थी, लेकिन अभी क्या हुआ, केवल 20% तक ही चला गया है, ठीक है। ये बोलना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल में बोइंग टू का मतलब हम समझ सकते थे। बोइंग टू का मतलब क्या होना,
कि झुक जाना किसी तरफ, ठीक है। इसके अलावा प्रेसिडेंट तो पता ही था, एग्जाम्पल पिछली वाली जो घटनाएं थी ना उसको देख के बात करें, उसके बेसिस पे बात करें। रैली का मतलब कोई चीज को क्रिटिसाइज करना होता है, ठीक है। यहाँ पे इसका इस्तेमाल हुआ है, मतलब दोनों तरफ नाउन होंगे इस तरह से। हाई एंड का मतलब क्या होता है कि काफी कॉस्ट वाली होती है, उसके बारे में बात करते हैं। कट तो कट तीनों फॉर्म सेम होते हैं, कट 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 वर्ब के। इसके अलावा टू मतलब शो करता है कि इतना परसेंट तक ऐसा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा और बात करें, बिफोर के बाद टाइम को शो करता है, ये लो तो इसको बोलते हैं ना, ये ट्रेड डील बात जो हुई थी इसके पहले, तो इसको बोल सकते हैं कंजक्शन के रूप में बिहेव करता है। यहाँ पे एक फुल सेंटेंस आ जाता है, ठीक है। इसके अलावा सिमिलरली की बात करें, यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। उसके बाद कॉमा से हमने आगे बढ़ाया। स्लैश का मतलब कोई चीज को कट करना, ठीक है। और श्रिम्प फूड की मतलब हो जाती है वही झींगे वाली जो चारा होती है, उसके बारे में बात करते हैं। इसके अलावा और भी बात करें, एक यहाँ पे की आज के एक महत्वपूर्ण जो डिमांड थी यूएस की, इस तरह से द यूएस, यहाँ पे यूएस को इंडिकेट कर रहा है, यहाँ यूएस एक तरह से नाउन के फॉर्म में आ रहा है, इसलिए इससे पहले द का इस्तेमाल किया हम लोग, ठीक है। जबकि यूएस जब कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में आता है तो उससे पहले द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डाइवर्सिफाई करना मतलब अपने जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज को विस्तृत करना, मतलब जैसे कि एक मार्केट यूएस के अंदर में हमारी मार्केटिंग हो रही थी, अब हम डाइवर्सिफाई करके और भी सारे कंट्री में अपने सामान को बेच रहे हैं, तो उसको बोलना डाइवर्सिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। डिस्पाइट तो पता है कॉन्ट्रास्ट वाली कनेक्टर है। इसका स्टाइडेंट का मतलब एक तरह से कठोर, स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं, दावे बोला जा सकता है। और सोबरनिटी तो बता रखे थे, इंडिपेंडेंट होना, ठीक है, कोई चीज को डिसीजन लेने में। यहाँ पे शेर तो पता ही है। आगे बढ़ते हैं। फेल टू मतलब गिर जाना, ठीक है। और नियरली डबल, लगभग इस तरह से डबल हो गया है। और इम्पोज का मतलब थोपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस हैड हैपेंड, यह हुई है किसके साथ? वेनेजुएला के साथ भी हुई है, 2019 में देखने को मिला। साथ ही साथ तो 2019 में भी साथ इसको वेनेजुएला के साथ भी देखने को मिला था। इट वाज द वेस्ट एशिया क्राइसिस, जब एशिया क्राइसिस थी उस समय यूएस की जो टेम्पररी रिफ्रीव थे, है ना, यूएस की टेम्पररी रिफ्रीव। तो रिफ्रीव का मतलब क्या होना है? थोड़ा रिलैक्स कर देना, है ना, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस थोड़ी कम कर देना। तो क्या हुआ कि जब वेस्ट एशिया क्राइसिस थी तो यूएस का जो उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए जो थोड़ी छूट मिली हुई थी, स्ट्रिक्ट माने कम हो गई थी, तो उस समय क्या देखा, क्या हुआ कि डेट हैज बीन सीन, जो देखने को क्या मिला कि इंडिया जो है ना, टर्निंग बैक टू रशियन ऑयल, इंडिया जो फिर से रशियन ऑयल की तरफ मूव कर रही है, मतलब परचेज करने जा रही है, वहां पे ट्रेड करना शुरू कर रही है। अलाउइंग एफडीआई इन ई कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल। ई कॉमर्स इन्वेंट्री मॉडल क्या होता है? जैसे कि अभी हम अमेजोन की बात करते हैं, तो अमेजोन क्या करती है, एक प्लेटफॉर्म हुआ करती है, उस पर सेलर और बायर दोनों होते हैं, और ये प्लेटफॉर्म इस दोनों को कनेक्ट करने का काम करती है, सेलर को, एक बायर को, ठीक है। मतलब एक प्लेटफॉर्म देना काम करती है कि यदि कोई हम ऑर्डर करते हैं तो सेलर क्या करती है, हम ऑर्डर करते हैं तो सेलर हमारे अपने यहाँ से सामान जो है मेरे यहाँ एक तरह से डिस्पैच कर देती है। लेकिन अब क्या बोला जा रही है कि अमेज़न की बोल रही है कि हम खुद की एक तरह से वेयर हाउस बनाएँगे, जहाँ पे सामान सेलर से खरीदेंगे और वहाँ पे हम डायरेक्टली क्या करेंगे ना, बायर को देंगे। इस तरह की, उसी को बोलते हैं इन्वेंटरी मॉडल बोलते हैं। तो अलाउ कर दिया इंडिया ने क्या चीज़ को, एफडीआई को, किसमें? इन्वेंटरी मॉडल में, ठीक है। जैसा कि इंडिया ने अभी हाल में ही किया है, तो अलाउ उसमें एफडीआई कर दिया है कि इसमें अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इसमें आने लगेंगे और दूसरे कंट्री के लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं इस तरह के इन्वेंटरी मॉडल में। तो ये जो है ना, वाज समथिंग अमेज़न हैज बीन लॉबिंग फॉर डिकेड्स। तो लॉबिंग फॉर का मतलब एक तरह से क्या करना है, इन्फ्लुएंस करना, एक लंबे समय से इन्फ्लुएंस कर रही थी। कौन? एक तरह से अमेज़न, कि भाई आप गवर्नमेंट को कर रही थी कि इस तरह की फैसिलिटी लाई जाए, इस तरह की स्टेप ली जाए। तो ये अब इंडिया ने फाइनली इसको ये किया है, इसको एक तरह से मान गया है, अलाउ कर दिया है। एंड अ डाइल्यूशन ऑफ इंडियाज लॉन्ग हेल्ड स्टांस। तो एक लंबे समय से जो इंडिया का एक तरह से बनी हुई थी, अपने दृढ़ संकल्प पे बनी हुई थी कि नहीं, इस तरह की फैसिलिटी, एफडीआई वाली जो फैसिलिटी है, इसमें हम लेकर नहीं आएंगे। फिर भी इंडिया ने फाइनली इसको लेकर के आ गया है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो एक तरह से जो बोल्ड होने की, है ना, बोल्ड होने माने इस तरफ अपने बात पे अड़े रहना, इस तरह की जो स्टांस थे ना, अब उसमें थोड़ी डायलेशन देखने को मिल रहा है, उसमें थोड़ी कमी देखने को मिल रही है। The US can wield immense pressure and so concessions are understandable। तो यूएस जो है ना, वो एक तरह से विल्ड कर सकती है, एक तरह से प्रेशर बना सकती है ना, इम्पोज कर सकती है बहुत सारा प्रेशर, किसके ऊपर? इंडिया के ऊपर। सो कंसेशंस आर अंडरस्टेबल। जब इस तरह के जो प्रेशर होंगे ना, तो कंसेशंस मतलब छूट वाला, मतलब रिलैक्सेशन देना, वो समझने योग्य है, मतलब आपको देना ही पड़ता है। कहने का मतलब क्या है, जब इस तरह का प्रेशर मिलता हो ना, तो न चाहते हुए भी क्या करना पड़ता है, रिलैक्सेशन तो आपको देना पड़ता है, जो कि आप इस बात को समझते हैं। बट दैट हैज इम्बोल्डेंड इट मेक टू इंक्रीजिंग डिमांड्स। लेकिन यह जो है ना, एक तरह से इम्बोल्डन बना हुआ है,
एम्बोल्डन मतलब एक तरह से बोल्ड बना हुआ है किस चीज को लेकर के, तो बढ़ती हुई जो डिमांड है ना उसके लिए, मतलब जो बोलना है आपको मानना है, इस तरह का बना हुआ, इस तरह का बिहेवियर इसका बनता जा रहा है। इंडिया को आवश्यकता है कि वो स्टार्ट पुशिंग बैक, कि वो विरोध करना शुरू करे, है ना, इस तरह से। तो फाइनली ये रहा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं क्या क्या है। ये हैड प्लस दिस प्ले प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। विथ लगा है प्रीपोजिशन के बगल में, तो नाउन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो इंडिया तक नाउन हो गया, इस तरह से प्रीपोजिशन इन हो गया तो उसके बगल में नाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। एज वेल मतलब इसके साथ उसका मतलब हो जाता है। इट वाज द वेस्ट एशिया क्राइसिस, ये सिंपल पास्ट टेंस है, वाज का इस्तेमाल हुआ है। एंड द यूएस की बात करें तो नाउन का इस्तेमाल हुई है, और दोनों तरफ नाउन का, ऑफिसर्स की तरफ दोनों तरफ नाउन लगते हैं, तो यूएस भी नाउन है, ये भी नाउन हो जाता है। रिप्रीव तो पता ही है, कोई चीज को क्षमा कर देना, है ना। इस तरह से माफी बोल सकते हैं, रिलैक्सेशन बोल सकते हैं। डैट यहाँ से रिलेटिव प्रोनाउन है, और ये हैज का इस्तेमाल जो हुई है अ, इंडिया कंटेक्स्ट में बात हो रही है कि डैट हैज, माने ये जो माफी है ना इसके बारे में बात हो रही है ना, डैट रिप्रीव के बारे में बात हो रही है, रिप्रीव हैज, इस तरह से। ये डैट जो है ना यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में रूल कर रही है, ठीक है। और ये डैट हैज सीन, ये क्या देखने को मिला, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखने को मिला। इंडिया जो है टर्निंग बैक टू द रशियन, वो वापस लौट रही है। तो यहाँ पे फिर जब एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने होते हैं तो वर्ब के साथ देने होते हैं, तो आईएनजी फॉर्म से इस्तेमाल करते हैं, तो बीच में आईएनजी फॉर्म से इस्तेमाल कर दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंडिया के बारे में। अलाउिंग, ये रहा आईएनजी फॉर्म से शुरू होता है, ठीक है। अलाउ करते हुए, इस तरह से इसका मतलब निकलता है। एफडीआई, इन या प्रीपोजिशन, इसके बगल में नाउन का इस्तेमाल होगा, तो कमर्स नाउन है, उससे पहले एडजेक्टिव द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। इन्वेंटरी मॉडल, जैसा जैसा कि इंडिया जो हाल में इसने किया है, सिंपल पास्ट टेंस है, और रिसेंटली यहाँ पे एडवर्ब का इस्तेमाल होता है, एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल हो रही है। और यहाँ पे वॉज जो है अलाउिंग, वॉज समथिंग अमेजोन, जो कि यहाँ बात करें तो अलाउिंग एफडीआई, एफडीआई इसका तो यहाँ से लेकर के एफडीआई था ना, एफडीआई से लेकर के यहाँ तक की बात करें, यहाँ से यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन, और यहाँ से अलाउिंग एफडीआई वाज समथिंग अमेजोन हैज बीन डोमिनेट, यहाँ से इस तरह से वाज इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हैज बीन लॉबिंग फॉर, ये देखा जाए तो ये क्या है, ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये डिकेट मींस दशकों से, ये प्रीपोजिशन, उसकी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट या तो नाउन होगा, नहीं तो प्रोनाउन होगा, नहीं तो कोई फ्रेज होंगे, तो यहाँ पे देखा जाए तो नाउन फॉर्म में आता है। ये आया तो ये डिकेट मतलब एक दशक की बात, ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है। एक डाइल्यूशन है यहाँ पे, एक तरह से डाइल्यूशन मतलब एक तरह से रिडक्शन हो जाना। और इंडिया का लॉन्ग टर्म हमने ये देखते हैं, ये फर्स्ट ऑफिस से सवाल है, दोनों तरफ नाउन होने चाहिए, यहाँ नाउन इसका ये और नाउन ये इसका ये रहा। यूएस यहाँ पे नाउन है तो इसलिए इसका हम द का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। ये मॉडल वर्ब के साथ वी1 का इस्तेमाल करते हैं, है ना, इसलिए वी1 का इस्तेमाल हुआ है। इमेंस मीन्स बहुत सारा बोल सकते हैं। प्रेशर है, कंसेशन का मतलब छूट देना थोड़ी, अंडरस्टैंडेबल मतलब समझना, ये एडजेक्टिव फॉर्म में जाता है, ठीक है। और इसको बोल सकते हैं ना कि ये कहीं ना कहीं कम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट के रूप में काम करता है, ये अंडरस्टैंडेबल की कंसेशन जो है ना अंडरस्टेबल है। डैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। और डैट हैज एम्बोल्डन, इस तरह से देखा जाए तो हैज एम्बोल्डन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। टू मेक V1, 2+V1 का इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है, ठीक है। इंक्रीजिंग डिमांड्स, बढ़ता हुआ डिमांड्स, ये नाउन फॉर्म के लिए, ये नाउन है तो इसके लिए एडजेक्टिव के रूप में काम करता है, इंक्रीजिंग। इंडिया को आवश्यकता है, इंडिया के लिए सिंपल प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल हुई है, टू प्लस V1 का इस्तेमाल की गई है। और पुशिंग बैक का मतलब वापस लो, एक तरह से टू स्टार्ट करना, पुश बैक मतलब विरोध करना। तो इस तरह से पूरा फाइनल रहा, है ना। 28 मिनट्स की ये सेशन रही। इसमें बेसिकली फोकस की गई थी, फोकस रीडिंग पे की गई थी, ठीक है। थोड़ी सब्जेक्ट वर्ब देखना था और थोड़ी वोकैब्स भी देखने थे, इस तरह से फाइनली आज का आर्टिकल रह गया, ठीक है। चलते हैं, बाय।